नमस्कार, मैं डॉक्टर पी के सिंह आई फ्लाई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आईसीएमआर का नोटिस हम लोग देख चुके थे। हम लोग ये भी जान चुके हैं कि इस एग्ज़ाम में 3 महीने का वक्त है। वक्त काफ़ी कम है। चलिए अब कुछ नया करते हैं और आपके साथ मिलकर के आईसीएमआर के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं एक आईसीएमआर प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़, जहां हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। वो क्वेश्चन जो आईसीएमआर के एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं। भाई देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ते हुए और उनको समझते हुए कि आंसर क्यों आया, कैसे आया, हमें ये भी जानने का मौका मिलता है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे सही तरीके से समझे गए क्वेश्चन से आंसर भी सही निकल करके आते हैं। साथ ही हम कुछ छोटे टॉपिक्स भी समझेंगे। हम लोग इस सारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहेंगे आने वाले आईसीएमआर के एग्जाम में। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। An example of single stranded linear DNA viruses. बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट ने वायरस का क्लासिफिकेशन किया है डीएनए और आरएनए के बेस पर। भाई डीएनए में जहां सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं तो वहां कुछ होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस। सिमिलरली आरएनए के बेस पर भी आप वायरसेस को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे कि पॉजिटिव सेंस के आरएनए, नेगेटिव सेंस के आरएनए, प्लस माइनस दोनों तरह के आरएनए, और वायरसेस जो डीएनए के थ्रू ट्रैवल करते हैं, मतलब रेट्रोवायरसेस। इसी क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन था कुछ एक कि भाई सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए वायरस किसमें मिलता है, तो ये है पार्वोवायरस B19। पार्वोवायरस मैमल्स में भी जाना जाता है और कैनाइन में तो खास तौर से डॉग्स में काफी सारी बीमारी होती हैं पार्वोवायरस की वजह से, और इसीलिए ये वायरस नोटिस में भी है हमारे। इसके अलावा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या फिर हेपेटाइटिस बी का वायरस और एप्स्टीन बार वायरस, ये सबके सब डीएनए वायरसेस हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस। पैपिलोमा और एप्स्टीन बार वायरस ये दोनों वार्ड्स करने के लिए जाने जाते हैं, जिनमें पैपिलोमा वायरस में बी डेंजरस, ये एसटीडी की कैटेगरी में भी आता है। और हेपेटाइटिस बी को तो तुम सब जानते हो ना, वो जो हमारे लिवर में इन्फेक्शन करता है। हेपेटाइटिस केवल अकेला बी नहीं होता, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई अल्फाबेट से काउंट कर रहे हैं यार, बट हेपेटाइटिस बी है जो डीएनए वायरस है, बाकी हेपेटाइटिस आरएनए के वायरसेस हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है, न जाने कब कहाँ काम आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 61, पिक अप द अमीनो एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन द बॉडी बट नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स। यार इस बार के क्वेश्चन पेपर में कुछ एक क्वेश्चन मैंने देखे कि वहां टाइपोग्राफिकल एरर था। आई डोंट नो कि आईसीएमआर टाइपोग्राफिकल एरर पे नंबर देगा या नहीं देगा। 61 क्वेश्चन उसका एग्जाम्पल है। इन्होंने कहा कि भाई एक अमीनो एसिड बताओ जो आपकी बॉडी में तो है लेकिन प्रोटीन में नहीं मिलता। कहने को तो 20 फंडामेंटल अमीनो एसिड्स हैं, कभी कभी हम 21वां बोलते हैं सेलेनोसिस्टीन, लेकिन असल में प्रोटीन में जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं बहुत तरह के होते हैं। कभी आपने सुना है कि जो हिस्टोन्स होते हैं, जैसे कि हिस्टोन H3, उसके एन टर्मिनस की टेल पर या सी टर्मिनस की टेल पर कुछ अमीनो एसिड का मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। एन टर्मिनस पे खास तौर से लाइसिन और आर्जिनिन टाइप के जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इनका मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। और ये मॉडिफिकेशन किस तरह का है? मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन। तो अगर किसी अमीनो एसिड के ऊपर मिथाइल ग्रुप लग गया तो क्या वो अमीनो एसिड अब भी वही रहेगा? इसलिए हम ये जानते हैं कि प्रैक्टिकली जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल है, उनमें बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे हैं जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की वजह से मॉडिफाई हुए, और अब जो उसमें अमीनो एसिड है वो एग्जैक्टली वो नहीं है जो आया था। आर्जिनिन हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। 4 हाइड्रोक्सी प्रोटीन, अब ये टाइपोग्राफिकल एरर था। हालांकि पढ़ने वाले को सबको पता है कि एग्जामिनर लिखना चाहता है 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, लेकिन अगर उसने प्रोटीन लिखा है तो मैं इसे कैसे करेक्ट कर दूं? आंसर ये है एक्चुअली में इसका, या नहीं भाई? अगर तुम देखा जाए तो अगर सिर्फ स्पेलिंग के बेस पर जाओ तो आप इसे गलत बोल सकते हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि एग्जामिनर ने तो सही कहा था, टाइप करने वाले ने गड़बड़ कर दी, यहाँ एल की जगह पे टी लगा दिया। हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन कोलेजन नाम के प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, और ये वो प्रोटीन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। यही तुम्हारे दांतों को रोक के रखते हैं, झड़ने से बचाए रखते हैं, तुम्हारी स्किन की टाइटनेस, तुम्हारी बॉडी की इंटीग्रिटी, या सिंपल सी बात बोल लो कि तुम जो हो उसके लिए ईसीएम, कोलेजन फाइबर, और उसमें लगे हुए ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन एग्जाम्पल है ये भी। तो भाई ये भी प्रोटीन में मिलता है। ऑर्निथिन, ऑर्निथिन सिट्रोलिन, कभी नाम सुनाओ, ये भी अमीनो एसिड है, लेकिन ये कभी प्रोटीन में नहीं पाए जाते। हाँ, जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है जिसमें यूरासाइकिल की कहानी आती है, वहां पर ये अवेलेबल है। और ऐसे न जाने और कितने अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन में तो नहीं मिलते लेकिन बायोकेमिस्ट्री में किसी मेटाबोलाइट के रूप में अवेलेबल है। सेलेनोसिस्टीन, इसे तो आप प्यार से 21वां अमीनो एसिड कहते ही हो। तो जो आपका आंसर है इसमें, आंसर है 3rd ऑर्निथिन। अगर आप ये मान के चलो कि ऑप्शन नंबर 2 जो है जिसमें टी लगा हुआ है, ये एक टाइपोग्राफिकल एरर था।
अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 64 की, इंसुलिन कैसे काम करता है। इंसुलिन की सिग्नलिंग के बाद सेल्स के अंदर जो वेसिकल में GLUT4 टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रुके हुए हैं उनको सरफेस पे भेज देते हैं ताकि सरफेस पर उनका नंबर बढ़ सके, और जब उनका नंबर बढ़ेगा तो ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में अंदर आए। और इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इंसुलिन इंक्रीज करता है एंट्री ऑफ ग्लूकोज। पहली बात, ग्लूकोज की एंट्री को फोकस कर रहे हैं केवल इन द लीवर सेल्स, और वो भी लीवर सेल्स के अंदर बाय इंक्रीजिंग। तो लीवर सेल्स के अंदर ग्लूकोज की एंट्री को इंक्रीज करने के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT4 ऑन द हेपेटोसाइट, जिसे लीवर की सेल कहते हैं। आप इनके नंबर को बढ़ा देते हो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोकाइनेज व्हिच डिक्रीज इंट्रासेलुलर फ्री ग्लूकोज दस प्रमोटिंग डिफ्यूजन। ग्लूकोज की एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है GLUT4 का। नो डाउट वो भी डिफ्यूजन कर रहा है, लेकिन वो एक चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन है, और यहाँ पे आमतौर पे ग्लूकोकाइनेज जैसे एंजाइम के रोल ग्लाइकोलिसिस कंट्रोल करने में है, लेकिन ग्लूकोज की एंट्री में नहीं। एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एडीपेज व्हिच यूटिलाइज ग्लूकोज फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट दस डिक्रीज फ्री ग्लूकोज इन द सेल। ये तो बेकार की बात है। सोडियम पोटेशियम एडीपेज को एटीपी चाहिए होता है, वो कहीं से भी आए, इट डजंट मैटर, और इसका मेन काम है सोडियम को सेल के अंदर लो रखना और पोटेशियम को सेल के अंदर ज्यादा रखना। तो ऑप्शन नंबर 4 था एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इन द हेपेटोसाइट। ये इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आता है, शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्लूकोज का लेवल एकदम से बढ़ गया, इंसुलिन आया और ना चुटकी भर में बोल दिया लीवर को ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लो। अगर जीन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है तो भाई जो रिस्पॉन्स मिलने वाला है हार्मोन का, इट विल टेक डेज, यानी कि इंसुलिन बनने के कुछ दिन बाद जाके ग्लूकोज का लेवल कम होगा इस तरीके से। तो इसलिए जो बेस्ट पॉसिबल आंसर था इसका वो है आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following statement is incorrect regarding DNA methylation? DNA methylation जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में पढ़ते हैं हम लोग, क्रोमोसोम की कॉम्पैक्ट पैकेजिंग में, जीन की साइलेंसिंग में, और हम ये भी जानते हैं कि डीएनए मिथाइलेशन के लिए मिथाइल ग्रुप का डोनर है सैम, एस एडिनोसिल मैथ्योनिन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मिथाइल डोनर है, ये बात है ट्रू। इन्होंने पूछा हुआ था वैसे भी इनकरेक्ट कौन सा है। इट इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, जैसे कि यहाँ पे डीएनएमटी एंजाइम है जो ये काम कर रहा है। अकर्स इन सीपीजी आइलैंड, हाँ जी, जहां जहां सीपीजी सीक्वेंस होती है डीएनए में वहीं पर ज्यादा मिथाइलेशन देखने को मिलता है। मेनली जी इज मिथाइलेटेड। अब यहां गड़बड़ है, मिथाइलेशन ग्वानिन का नहीं होता, मिथाइलेशन साइटोसिन का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है जो इनकरेक्ट था और जो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। भैया देखो, डीएनए से बन जाता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। अब जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, तो ये तो प्रोटीन बनने के बाद की प्रोसेस है, यानी कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि भाई जो प्रोटीन बन चुका है उसके बाद मॉडिफिकेशन करें, तो उसे बोलेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। आरएनए बनने के बाद, लेकिन प्रोटीन बनने से पहले जो मैसेंजर आरएनए के मॉडिफिकेशन होते हैं उनको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है एडिशन ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, जब प्रोटीन बन जाता है तब प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐड होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। प्रोटियोलिटिक प्रोसेसिंग, जैसे काफी सारे जो प्रोटीन बनते हैं, इंसुलिन को ले लो, हो सकता है कहीं पे ट्रिमिंग हो जाए, या बी का जो जहर होता है, मधुमक्खी का जहर मेलेटिन, उसमें भी एंटरनल की प्रोसेसिंग होती है। काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी याद होंगे तुम्हें। तो ये सब भी प्रोटीन बनने के बाद की इवेंट है। मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग तो भाई मैसेंजर आरएनए की होगी ना, और ये तो प्रोटीन बनने से पहले ही कहानी है। ये है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। मैसेंजर आरएनए के मॉडिफिकेशंस में एक आता है स्प्लाइसिंग, एक आता है पॉली ए टेलिंग, एक आती है कैपिंग, एक आती है एडिटिंग, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन ये सारे इवेंट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, नॉट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो ये था नॉट एन एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर 3 इसका एग्जाम्पल नहीं है। लॉस ऑफ सिग्नल सीक्वेंस, जिसे हम सिग्नल पेप्टाइड बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिग्नल पेप्टाइडेज नाम का एक एंजाइम था जो कट कर देता है आमतौर पे उन प्रोटीन्स में जिन प्रोटीन्स को ईआर पाके बनना था, मतलब प्रोटीन बनने के बाद की कहानी है ये भी। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 ये सब के सब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, लेकिन थर्ड जो है वो नहीं है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके सही हो गए होंगे और आपको ये नंबर मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को घंटी के साथ, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आप फिलहाल तो चलो मजा कर लो, बाय बाय।